नमस्ते। कल हम लोगों ने पढ़ा था बायोट-सिवर्ट लॉ, और बायोट-सिवर्ट लॉ को यूज करके हमने कल फाइंड आउट किया था एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड। हमने बात की थी कि जब भी हमें एक पर्टिकुलर कंडक्टर, एक पर्टिकुलर शेप के कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो बायोट-सिवर्ट लॉ यूज करने के लिए हम एक स्मॉल करंट एलिमेंट कंसीडर करेंगे। उस स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फिर उस मैग्नेटिक फील्ड को एक पर्टिकुलर रेंज तक हम इंटीग्रेट करेंगे। कल हमने इसी तरह से एक स्ट्रेट लाइन कंडक्टर का निकाला था मैग्नेटिक फील्ड। उसी में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट शेप एक दूसरा अगर हमें दिया जाए तो सेम वही अप्लाई करना है हमें, लेकिन उसको कैसे करना है देखते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी। सपोज करो कि हमें कहा गया कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, इसका सेंटर है O, इसका रेडियस है R, और इससे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P। इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए कहा गया हमसे। मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज जिस प्लेन में कंडक्टर होता है उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्ट होता है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की बात की जाएगी तो हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे उसके लिए कि हम कैसे डिटेक्ट करें। अभी हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, लेकिन एक चीज हम ध्यान में रख लें कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कंडक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। कंडक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर कहने का मतलब क्या है कि जैसे सपोज करो कि ये एक लूप है ना, तो ये लूप अगर हमने इस तरह से रख रखा है तो ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है ना, तो एक्स वाई प्लेन में है ये रिंग, तो इसका जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगा वो ये होगा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, सिंस ये लूप एक्स वाई प्लेन में है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, जेड एक्सिस पे। अब वो जेड एक्सिस के पॉजिटिव में होगा या जेड एक्सिस के निगेटिव में होगा, वो तो हम रूल पढ़ेंगे, उस रूल पे डिसाइड करेंगे। दूसरी बात, अगर हम कहें कि ये वाई जेड प्लेन में है तो क्या होगा, वाई जेड प्लेन का परपेंडिकुलर कौन होगा, एक्स एक्सिस, करेक्ट। तो अगर लूप वाई जेड प्लेन में है तो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा एक्स एक्सिस पे। अगर लूप एक्स जेड प्लेन में है तो वाई एक्सिस पे, बिल्कुल सही। तो दैट मीन्स व्हाट, कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा। अब हम बात करते हैं यहां पे, तो अगर हमसे कहा गया कि इस P पॉइंट पे फील्ड निकालना है इस रिंग की वजह से, तो सबसे पहला जो काम हमारा होगा वो क्या काम होगा कि इस रिंग को बहुत सारे स्मॉल करंट एलिमेंट से बना हुआ मान लें हम, है ना। हम मान लेंगे कि ये जो रिंग बना हुआ है वो बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल करंट एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। तो एक करंट एलिमेंट हमने यहाँ पे मान लिया, ये हो गया डीएल। देखो करंट का डायरेक्शन, तो करंट ऐसे जाएगा यहाँ पे ये घूमते हुए। अब जितने भी डीएल होंगे, सिंस ये सिमेट्रिक है तो हर डीएल के अपोजिट एक डीएल होगा। हमने कई सारे डीएल से मिलके बना हुआ माना इसे, तो सिमेट्री होगी, यहाँ करंट हो जाएगा। बेसिकली हम दो डीएल ले रहे हैं यहाँ पर दिखाने के लिए, लेकिन जितने भी डीएल हैं सब वैसे ही एक्ट करेंगे जैसे एक डीएल एक्ट करेगा। दो डीएल हमने यहाँ पर कंसीडर इसलिए किया कि जब P पॉइंट पे हम स्मॉल फील्ड की का कैलकुलेशन करेंगे या इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा
कि किस तरह से कौन सा कंपोनेंट कैंसिल आउट होगा और कौन सा कंपोनेंट इंटीग्रेट होगा। तो इसलिए हमने रिप्रेजेंटेटिवली 2 डीएल लिया है, लेकिन एक्चुअल जो है वो क्या है कि ये बहुत सारे डीएल में स्प्लिटेड है, और एक डीएल की वजह से, एक आइडियल करंट एलिमेंट की वजह से जितना फील्ड यहाँ क्रिएट होगा उसको हम इंटीग्रेट करेंगे बाकी सभी डीएल के लिए, है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पे, तो ये करंट एलिमेंट है हमारा डीएल। तो बायोट-सेवर्ट लॉ जो हमारा होता है वो क्या होता है, dV इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, है ना, ये होता है बायोट-सेवर्ट लॉ। तो अब हमने डीएल कंसीडर कर लिया, करंट हमें गिवन है, आर हमें गिवन है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस किसका है, डीएल से पॉइंट का। तो डीएल से पॉइंट को हमने कनेक्ट कर दिया, इसको x मान लेते हैं डिस्टेंस को। यहां भी हमने डीएल से पॉइंट को कनेक्ट कर लिया, इस डिस्टेंस को भी हम x मान लेते हैं सिमेट्री। अब मैंने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो जो डिस्टेंस होगा, पोजीशन वेक्टर होगा, डीएल से पॉइंट तक को कनेक्ट करने वाला जो पोजीशन वेक्टर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड उस आर के भी परपेंडिकुलर होगा। तो इस आर के परपेंडिकुलर हमारा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो इस डीएल की वजह से जो डीवी क्रिएट हुआ, दिस इज दिस डीवी, जो कि परपेंडिकुलर है इस पे 90 डिग्री बन गया, ठीक है। तो हम जो है मान लेते हैं कि ये हमारा एक्सेस आगे बढ़ गया, ठीक। इसी तरह इस पर जो डीबी होगा इस डीएल की वजह से वो भी इस डिस्टेंस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो डीबी यहां पे लग गया, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है, मान लेते हैं, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, और ये हमारा कंसीडर कर लेते हैं एक्स एक्सिस, कंसीडर कर लेते हैं वाई एक्सिस, कि हमारा जो प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन है, इसे फाई मान लेते हैं, है ना, फाई मान लेते हैं। अब क्या है कि जब हम ज्योमेट्री यूज करेंगे तो अगर ये एंगल थीटा है और ज्योमेट्री जब यूज करेंगे तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और ये एंगल भी हो जाएगा थीटा। तो इस dv का एक कंपोनेंट सिंपल वेक्टर मेथड से इधर dv cos थीटा हो जाएगा जिसके साथ एंगल बन रहा है, और इसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे एक कंपोनेंट हो जाएगा dv sin थीटा। इसी तरह इस dv का भी कंपोनेंट हो जाएगा dv cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा dv sin थीटा। तो अब हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, जब हमने 2 dl लिया तो दोनों के लिए dv कैलकुलेट किया, तो दोनों का dv sin थीटा एक डायरेक्शन में लग रहा है, जबकि दोनों का dv cos थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेसिकली चाहे फील्ड वेक्टर कोई सा भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ग्रेविटेशनल फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, जो भी फील्ड वेक्टर है, तो वो सिंस वेक्टर है तो वहां पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगता है ना। और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या कंपोनेंट स्प्लिटिंग के थ्रू एडिशन, ये सारी चीजें हम करते हैं वेक्टर में, कोई सा भी एक मेथड अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये भी एक वेक्टर है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, वही मेथड अडॉप्ट होगा। बस यहाँ पे ध्यान क्या रखना है हमें कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो क्या होता कि जो पोजीशन वेक्टर होता, उस पोजीशन वेक्टर उस डिस्टेंस, उस लेंथ पे, उस एक्सिस पे के अलोंग ही फील्ड लगता है ना। तो लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में क्या है कि जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है फील्ड जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये एक डिफरेंस है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे जो मेन चीज हमें देखनी है कि ये जो सर्कुलर रिंग है हमारे पास, लूप है, करंट कैरिंग लूप, इस लूप में करंट फ्लो कर रहा है। लूप को हमने कई सारे डीएल में डिवाइड कर दिए, रिप्रेजेंटेटिवली हमने 2 डीएल कंसीडर किया। बहुत सारे डीएल हैं, सभी डीएल इस पे फील्ड लगा रहा है, डीवी लग रहा है,
सभी में यही थीटा की तरह बन रहा है। लेकिन एक चीज हमें क्या दिखा कि जितने भी डीबी जनरेट हो रहे हैं उसके डीबी साइन थीटा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और उसका डीबी कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। तो यही चीज दिखाने के लिए हमने 2 डीएल लिया था, अदरवाइज एक डीएल लेकर के हम निकाल लेते और सॉल्व कर लेते। तो अगर एक डीएल लेके करते तो डीबी कॉस थीटा कैंसिल होता हुआ आपको नहीं दिखता। तो फिर अगर मैं डीबी साइन थीटा को इंटीग्रेट करता तो एक क्वेश्चन आता माइंड में कि डीबी साइन थीटा ही क्यों इंटीग्रेट किया गया, डीबी कॉस थीटा को क्यों नहीं। तो यहाँ पर जब रिप्रेजेंटेटिवली हमने 2 डीएल लिया तो हमें साफ दिख गया कि डीबी कॉस थीटा जो है वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है, और सारे डीबी साइन थीटा जो है वो एक पर्टिकुलर एक्सिस पे लग रहा है। तो दैट्स वाई जो एडिशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, डीबी साइन थीटा का हो रहा है। ठीक है, तो अब जो नेट फील्ड हमारा पी पॉइंट पे आएगा वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा। अब यहां पर एक चीज आती है, सॉरी यहां हमने फाइव लिया है तो ये भी क्या हो जाएगा फाइव, ये भी क्या हो जाएगा फाइव, ये भी क्या होगा फाइव, जो भी वैल्यू यहां हम लेंगे है ना फाइव, ये भी क्या हो गया फाइव। ठीक है, ये डीबी साइन फाइव का इंटीग्रेशन। अब डीबी कितना होगा, तो डीबी होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय स्क्वायर। ये जो थीटा है आइडियल साइन थीटा का जो थीटा है वो थीटा कौन सा है, याद करो, वो थीटा है डीएल एंड पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल, डीएल एंड पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल। तो अगर ये रिंग है ना, एक्स वाई प्लेन में है और ये हमारा जो है वो इसका पोजीशन वेक्टर बन रहा है, तो डीएल और पोजीशन वेक्टर एक दूसरे पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, है ना। डीएल एंड पोजीशन वेक्टर एक दूसरे पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो बायोट-सावर्त लॉ में जब हम लिखते हैं आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, तो यहां पर बेसिकली जो डीएल है और जो पोजीशन वेक्टर है उसके बीच एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो इसे हम थीटा मान लेते हैं। तो जो डीबी होगा हमारे पास, डीबी जो होगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, और अपॉन डीएल से पॉइंट का डिस्टेंस कितना है एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब डीबी कितना हो गया हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई साइन 90 हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा आई डीएल अपॉन एक्स स्क्वायर, ये डीबी हुआ। ठीक है, तो अब यहां पर जो बी हम निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, डीबी की जगह हो गया म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया डीबी का वैल्यू। बाकी क्या बचा, साइन 5, इसका हो गया इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हम साइन 5 का वैल्यू पुट करते हैं। ये अगर 5 है तो इस 5 के लिए ये हुआ परपेंडिकुलर, एंगल के अपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो गया। ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, और ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो साइन 5 इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो साइन 5 का वैल्यू कितना होगा, आर बाय एक्स। तो यहां पर जो हमारा होगा बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डीएल साइन 5 की जगह क्या हो जाएगा, डीएल बाय एक्स स्क्वायर, और साइन 5 की जगह हो गया आर बाय एक्स। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम इसमें। तो म्यू नॉट आई अपॉन आई आर, म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई एक्स क्यूब, है ना, बाहर आ गया, और अंदर कौन बचा, डीएल। अब ये जो डीएल है स्मॉल लेंथ है सरकमफ्रेंस के, तो सरकमफ्रेंस का जब हम रेंज लेंगे तो सरकमफ्रेंस रिंग का कितना होगा 2 पाई आर, रिंग का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। तो जो रेंज इंटीग्रेट होगा डीएल का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 से लेकर के 2 पाई आर तक।
0 से 2πr तक। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2πr तक। तो क्या हो जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट आई आर अपॉन एक्स क्यूब 4π। अब dl का इंटीग्रेशन हो जाएगा l 0 से 2πr तक इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो म्यू नॉट आई आर अपॉन 4π एक्स क्यूब, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो म्यू नॉट आई आर अपॉन 4π एक्स क्यूब इंटू 2πr। तो b इक्वल टू कितना हो गया, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 4π एक्स क्यूब इंटू 2π। ठीक है। अब इस x का वैल्यू तो हमें नहीं पता, तो x का वैल्यू अगर पता होगा तो हम डायरेक्ट पुट कर देंगे, और अगर x का वैल्यू नहीं पता तो हम पाइथागोरस यूज कर लेंगे। तो x क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब इसको अगर हम यहाँ पे पुट कर दें x की जगह, तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 4π, एक्स की जगह क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट दैट इज पावर हाफ, और उसका क्यूब, तो ये कितना हो गया, पावर 3/2 इंटू 2π। ये हो गया हमारा। फिर 2π से अगर हम इसे कैंसिल करते हैं तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये हमारा हो गया क्या, फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग लूप। तो एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप कितना फील्ड क्रिएट करेगा, इस पे हमने बात की कि सबसे पहले हमने क्या किया, एक डीएल कंसीडर किया। उस डीएल के अकॉर्डिंग हमने क्या किया कि पहले हमने उसके लिए एक स्मॉल डीबी निकाला, कई सारे डीएल में हमने उसे डिवाइड करके रखा, और हर डीएल के लिए जो डीबी आया उसका कंपोनेंट स्प्लिट किया। हमने देखा कि डीबी कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, डीबी साइन थीटा ऐड हो रहा है। हमने डीबी साइन थीटा को डीबी साइन फाई को इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करके हमने डीबी का वैल्यू पुट किया, कैलकुलेट किया, टोटल फील्ड हमारा कितना आ गया, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये तो तब आया जब हमसे कहा गया कि पॉइंट कहाँ है, इसके एक्सिस पे कहीं है। सपोज करो हमसे कहा जाता कि पॉइंट कहाँ है, इसके सेंटर पे। हमारे पास एक सर्कुलर लूप है और उस सर्कुलर लूप के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कहाँ, तो लूप के सेंटर पे। तो अगर लूप के सेंटर पे आप निकालोगे तो आर क्या हो जाएगा, 0। आर तो एक्सिस पे डिस्टेंस है ना पॉइंट का, तो पॉइंट अगर सेंटर पे पहुंच गया तो आर हो गया 0। तो आर अगर 0 हो गया तो यहां पर हम क्या करेंगे कि जो आर का वैल्यू है, जो आर का वैल्यू है वो आर का वैल्यू हम क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे। तो अगर यहाँ स्मॉल आर का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का पावर 3/2, तो ये आर क्यूब हो जाएगा। तो सिंपल क्या हो जाएगा, अगर हम इसी को कहें कि एट सेंटर, ये तो एक्सियल हो गया। अगर मान लो हम कहें, हमें कंडीशन दे कहाँ निकालना है आपको फील्ड, एट सेंटर निकालना है फील्ड। तो सेंटर का मतलब क्या हो गया, स्मॉल आर हो गया 0। तो स्मॉल आर अगर मैं वहां 0 पुट कर दूंगा तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है नहीं, तो ये कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर का पावर क्यूब, है ना।
अब r का पावर क्यूब है और r का पावर स्क्वायर है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल आ जाएगा, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2, म्यू नॉट आई अपॉन 2, ठीक है नहीं। तो ये हमारा हो जाएगा कहाँ, सेंटर पे। यहीं पे मान लो हमसे कहता कि पॉइंट जो है वो कहाँ है, इसके सरकमफेरेंस पे है, तो सरकमफेरेंस पे है तो क्या होता है, स्मॉल आर एंड कैपिटल आर दोनों बराबर हो जाते, तो दोनों बराबर हो जाते तो यहाँ पर हम क्या करते, स्मॉल आर की जगह भी कैपिटल आर ही पुट कर देते, तो ये क्या हो जाता है 2r² का पावर 3/2, है ना, तो सॉल्व कर देते। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई शेप हमें दी जाती है तो पहली बात तो ये कि हम एक स्मॉल करंट एलिमेंट कंसीडर करें, फिर उस करंट एलिमेंट से पॉइंट को कनेक्ट करके उसका डिस्टेंस निकाल लें, ठीक है। फिर जो हमारा स्मॉल करंट एलिमेंट है और जो हमारा डिस्टेंस है उसके बीच का एंगल काउंट कर लें, ठीक है। यहाँ पर जो पॉइंट है वहाँ जो भी फील्ड लग रहा है वो फील्ड अगर एक्सिस पे है तो वेल एंड गुड, अगर एक्सिस पे नहीं है तो उस फील्ड का कंपोनेंट स्प्लिट कर लें, फिर हम देख लें कि कौन सा कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है, कौन सा कंपोनेंट ऐड हो रहा है, dB का वैल्यू निकाल लें हम, dB का वैल्यू निकाल करके फिर जो सारे एक एक्सिस पे लग रहे हैं उसको हम इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेशन का रेंज डिसाइड करें कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, किस क्वांटिटी को इंटीग्रेट करना है, उसके बेस पे फिर डायरेक्ट हमारा जो है फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आएगा, फाइनल फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन होंगे, है ना, ये तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि डेरिवेशन भी हो गया। देखो अगर वेरिएबल्स गिवन है कि रेडियस r है, डिस्टेंस x है, y है, z है, तो दैट इज वेरिएबल वैल्यूज। तो अगर वेरिएबल्स गिवन है तो उससे तो पूरा सॉल्व करेंगे तो वो एक डेरिवेशन हो जाएगा, है ना। लेकिन उसी में अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन होंगे, अगर यहाँ पे गिवन होता ये जो करंट लूप है इसका रेडियस 5 मीटर है, या इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, या इसका रेडियस 100 सेंटीमीटर है, कुछ भी गिवन होता और हमें देता कि सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस 0.5 मीटर है, 0.8 मीटर है, 10 मीटर है, 20 मीटर है, 20 सेंटीमीटर है, जो भी एनी हाउ जो भी हो गिवन होता, करंट का वैल्यू गिवन होता 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, दैट मीन्स जो भी वेरिएबल्स हमें चाहिए उसके न्यूमेरिकल वैल्यूज अगर गिवन होंगे तो दैट इज न्यूमेरिकल। तो उसमें क्या करना है कि हमें ये फॉर्मूला याद रखना है और जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो पुट करके सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो सिंपल हमें ध्यान रखना है कि देयर इज नो डेरिवेशन, नो न्यूमेरिकल। एक सिंपल कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है किसी भी चीज को करने के लिए। जैसे बायट्सवर्थ लॉ ही कर रहे हैं तो बायट्सवर्थ लॉ का क्या है मेन लॉ, तो म्यू नॉट ओवर 4 आइडियल साइन थीटा ओवर r², दिस इज बायट्सवर्थ लॉ। अब जो भी कंडक्टर वो देता है उसमें हमें जितने भी वेरिएबल्स उस फॉर्मूले में यूज हुए, i का वैल्यू, dl का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू, r² का वैल्यू, तो ये सारे वैल्यूज हमें निकालने हैं। अगर उसने न्यूमेरिकल वैल्यूज दे रखे हैं तो पुट कर देना है, अगर उसने न्यूमेरिकल नहीं दे रखा है तो ज्योमेट्री यूज करके हमें उसको सॉल्व करके वेक्टोरियल मेथड यूज करके हमें फाइंड आउट करना है और फिर उसको गेट कर लेना है। तो दिस इज बेसिक थिंग्स। तो ये हमारा है कि बायट्सवर्थ लॉ को हम कैसे यूज करें, है ना। जब क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट ये भी आता है कि पॉइंट जो है वो एक्सिस पे इतने डिस्टेंस पे है, या फिर ये आता है कि पॉइंट जो है वो सेंटर पे है। तो या जैसे वेरिएबल्स में भी गिवन होता है तो ये सिंपल आएगा कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल। तो अगर सेंटर के लिए आएगा तो सेंटर के लिए एक तो ये हुआ कि आपने पूरा डेरिवेशन करके और स्मॉल r का वैल्यू 0 पुट कर दिया, दैट इज वन मेथड। और ये तो एक जनरल हो गया जो हर जगह अप्लाई होगा, चाहे वो सेंटर कहे, चाहे वो सर्कमफेरेंस कहे, चाहे वो एक डिस्टेंट पॉइंट पे कहे। लेकिन अगर वो स्पेशली सिर्फ सेंटर कहता है तो इतने करने की हमें आवश्यकता नहीं होगी, फिर हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, है ना। मान लो वो हमसे कहता है ये एक करंट कैरिंग लूप है, इसका रेडियस r है,
इसका सेंटर O है, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, तो O पॉइंट पे आप फील्ड निकालो, सेंटर पे फील्ड निकालो। तो हम क्या करेंगे कि डीएल कंसीडर करेंगे, है ना। तो डीएल का डिस्टेंस सेंटर पे R हो जाएगा पहली बात तो। अब दूसरी बात, डीएल और R के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, क्योंकि रेडियस जो है वो सरकमफ्रेंस पे हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो जब आप डीबी निकालेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन 90 हो जाएगा ऑटोमेटिक, डीएल एंड आर के बीच। अपॉन क्या, डिस्टेंस, रेडियस है तो आर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ सिंपल हो जाएगा कि बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर साइन 91 हो गया। डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से लेके 2 पाई आर तक। तो फील्ड सीधे सीधे आ गया म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डीएल का इंटीग्रेशन एल हो जाएगा, एक बार 2 पाई आर एक बार 0, जैसे हमने पुट किया हुआ है, तो सीधा क्या आ जाएगा 2 पाई आर, है ना। तो फील्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, तो यहां से भी वही आया था। तो कहने का मतलब है कि अगर स्पेशलाइज सेंटर पे या सरकमफ्रेंस पे कहता है तो हम पूरा एक्सिस का ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी हम उसको कर सकते हैं, बट इसमें हमें दिमाग यूज करना पड़ेगा कि हमें इतना ही करना है। मेन फंक्शन इज डीएल काउंट करो, डीएल एंड पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करो और वैल्यू पुट कर दो, और कहाँ इंटीग्रेट करना है, किसको इंटीग्रेट करना है, रेंज क्या होगा, ये डिसाइड करना है और सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से हम बायोट-सावर्ट लॉ यूज करेंगे, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर द क्लास।